डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है डीएलएड सेकेंड सेम के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो स्टडी है वो पॉइंट टू पॉइंट होगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर होंगे, जिससे कम समय में आप एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे और आपके 90% क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इसको सॉल्व करने से और आपके कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। इसलिए आज हमारा जो पहला सीरीज है इसमें हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में 2020 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जहां कहीं भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। चलिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 0.000001 का वर्ग रूट क्या होगा? तो इसको यानी हम ये आपका इसको वर्ग में हमें स्क्वायर में चेंज करना है। तो आप लोग खुद देखिए, स्क्वायर में चेंज करने के लिए पहले तो मैंने इसको लिख लिया, उसके बाद इसमें आप गिनिए पॉइंट के बाद कितने अंक डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। पीछे से 2 2 के पेयर बना लीजिए, 2 2 2। ये शॉर्टकट मेथड मैं बता रही हूँ। 2 2 का अगर आप पेयर बनाएंगे और 2 पेयर के बदले एक, जैसे इधर 2 0 था तो उसके बदले 1 0, इधर 2 था तो उसके बदले 1, यहाँ 0 1 है तो 0 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है। तो 0 0 1 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया और यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एक शॉर्टकट मेथड है जिससे हम इसको कर सकते हैं। बाकी इसको अगर आपको हल करना है तो आप ऑप्शन से हल करेंगे, जैसे इधर मैंने करके भी दिखाया है आप लोगों को कि फर्स्ट वाला अगर हम ऑप्शन लेंगे तो 0.01 का स्क्वायर यानी इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आप सभी लोगों को आता ही होगा। नहीं यार, बहुत सिंपल वे में कि पहली डिजिट उठाएंगे उससे तीनों को, दूसरे डिजिट उठाएंगे उससे तीनों को, तीसरी डिजिट उठाएंगे उससे तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में यहाँ सबसे एडिशन कर देंगे। 0.001 आ रहा है तो यानी ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। अगर हम इसको करें 2 3 1 2 3 4 बार और 1 आना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा 1 0 ज्यादा हो गया था, तो ये हमारा जो उत्तर होगा ये नहीं आ रहा है, यानी हमारा जो वर्ग रूप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत है। फिर हम दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे तो इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे खुद ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 1 7 1 2 3 1 2 3, 3 डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, 3 डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, तो यानी 6 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगा दिया। अगर वहां पर कोई अंक नहीं होते हैं तो हम उतने 0 बढ़ा करके पॉइंट लगाते हैं पहले, जो है इसी तरह से बात का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो यानी ये हमारा उत्तर आ गया, तो इसी पे हम लोग टिक कर देंगे। तो ये 2 तरह से हो सकता है। पहला है आप क्वेश्चन से करेंगे तो शॉर्टकट मेथड यही है, और अगर आप उत्तर से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3/-4 -5/-4 का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो जैसे है वैसे लिख लिया। फिर उसके बाद आपको पता है माइनस माइनस शॉर्ट आउट हो जाता है, माइनस माइनस कट गया, जैसे 2 2 हो तो कट जाते हैं, वैसे माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है। तो इधर क्या बचा, -3/4, माइनस बीच का, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अब इसमें एक साइन रूल चलता है, उसको हम आपको बता देते हैं। जिस साइन रूल से हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया वो साइन रूल हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सेम साइन होते हैं तो वहां पर जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं, जो ऑपरेशन मतलब जोड़ना घटाना जो होता है वो जोड़ेंगे, और साइन उसका लगेगा माइनस का। जब 2 माइनस की डिजिट्स को हम आपस में ऑपरेट करते हैं तो उसमें हम लोग प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगेगा। इसी तरह से प्लस प्लस है तो प्लस होगा ही और साइन भी प्लस का लगेगा। लेकिन जब अपोजिट साइंस होते हैं, जैसे माइनस प्लस होंगे तो हमेशा हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस और प्लस माइनस मतलब अपोजिट साइन होंगे तो हम हमेशा ही वहां पर माइनस की प्रक्रिया करेंगे, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो डिजिट बड़ी होती है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते, माइनस माइनस था, हमने इसको कट कर दिया, प्लस आ गया। अब प्लस है, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है इसको सॉल्व करने का तरीका, भिन्नों को एलसीएम लेते हैं। 4 और 4, इसका एलसीएम 4 ही होगा क्योंकि समान हर वाली भिन्न है। तो नीचे 4 लिख देंगे, ऊपर क्योंकि 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर यहाँ पे 4 5 ही आएगा, तो -3 और -5। अब यहाँ पर देखिए सेम साइन है, माइनस माइनस, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग प्लस, यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन साइन हमेशा हम माइनस का लगाएंगे, तो -8
बटे 4 हो गया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस साइन तो माइनस का भी लगेगा यहाँ पर। ये इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर होगा -2। फिर अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो अब अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे अभाज्य कहलाती हैं। जैसे आपका 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। अब आप इसमें कहेंगे 9 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 9 3 से भी होता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं कही जाएगी। केवल 2 संख्याओं से, या तो खुद से और या तो 1 से विभाजित होनी चाहिए, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको और कवर हो सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 संख्याएं 81 और 83 में 81 9 से भी कट जाता है, 83 तो है लेकिन 81 9 से भी कट जाता है। फिर 81 और 89 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी 81 9 से कटता है, 1 और 81 के अलावा। यहाँ 83 और 87 में देखेंगे तो 83 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 87 जो है 29 के पहाड़े से भी कटता है, 29 3 जा 27 होता है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब है 83 और 89। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसमें 2 चीजें आ रही है, एक अनुवर्ती एक प्राकृतिक संख्या। दोनों को क्लियर करते हुए चलते हैं। प्राकृतिक संख्या है वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। अगर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 और अनंत तक जाएंगी। जितने भी नंबर्स है सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे या नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। इसी में अगर हम पूर्ण संख्या भी कवर कर ले तो अच्छी चीज है। तो पूर्ण संख्या जिनको हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, होल नंबर्स ये जो है 0 से शुरू होती है हमेशा। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगी और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ये इस चीज को आप क्लियर कर लेंगे यहाँ पर कि ये 0 से शुरू होती है, ये 1 से शुरू होती है। अब इसी में दूसरा है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। तो अनुवर्ती आप लोग जानते हैं एक बात की, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो है 1 प्लस करके बता से, या एक बात की है उसमें 1 प्लस कर दो जो भी संख्या है। पूर्ववर्ती में 1 पहले की यानी कि 1 माइनस कर देंगे, तो 6 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 7 होगी, क्योंकि बाकी ऑप्शन केवल 8 तो हो नहीं सकता, 7 भी है तो 6 हो ही नहीं सकती, तो केवल 7 वाला ऑप्शन ले लेंगे। फिर अगला प्रश्न है 5, निम्नलिखित में से x डिग्री का मान कितना होगा? x डिग्री कहाँ पर है? ये एक त्रिभुज बना हुआ है। आपको पहले मैं इस फिगर को अच्छे से समझा दूं। ये एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज में एक भुजा को, किसी भी एक भुजा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो जो एंगल बनता है दूसरी भुजा के साथ उसको बहिष्कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये बहिष्कोण है, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। इसी तरह से यहाँ एक भुजा को अगर बढ़ा दे तो दूसरी भुजा पे जो कोण बनता है वो बहिष्कोण कहलाता है। तो इस तरह से आप समझेंगे। तो इसकी एक प्रमेय होती है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा या कहीं लर्न करना कि त्रिभुज की जो बहिष्कोण का मान होता है, यानी ये जो बहिष्कोण है इसका मान, अंदर वाला जो कोण है उसको छोड़ दीजिएगा, इसके जस्ट बगल वाला जो अंदर वाला कोण है उसको छोड़ दीजिए, तो जो बाकी 2 कोण बचते हैं इन दोनों के योगफल के बराबर इसका मान होता है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज के एक बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख, अंतराभिमुख का मतलब है अंदर वाले कोण के सामने जो 2 कोण होते हैं इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। सिंपल सी प्रमेय है, लगा देंगे। बहिष्कोण यानी 160 डिग्री है बराबर x प्लस 51 डिग्री, यानी x प्लस 51 डिग्री हो जाएगा। 160 डिग्री बराबर एंगल x प्लस 51 डिग्री। अब आप लोगों को पता है हमें x का मान निकालना है तो अंक एक तरफ करने पड़ेंगे, इधर 51 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम सेटल डाउन करके लिखेंगे तो 160 माइनस 51 हो जाएगा, x का मान 56 डिग्री आ जाएगा और हमारा 56 उत्तर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 5 b माइनस ab की पावर 5 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड आप समझते हैं, गुणनखंड का मतलब होता है गुणे में लिखना, कि सब आपस में मल्टीप्लाई में उसमें और कोई साइन ना हो, वो गुणनखंड कहलाता है। तो a की पावर 5 b माइनस ab की पावर, तो इसमें आप देखेंगे इधर से b कॉमन एक मिल रहा है, ए भी कॉमन मिल सकता है, बी एक ही बार मिलेगा, ए भी, ए और चाहे जितनी बार, लेकिन इधर से तो हमें ए एक ही बार मिलेगा। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो इधर से ए भी ले लेंगे, इधर से ए भी ले लेंगे, तो ए भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इधर से ए भी डिवाइड करते हैं, जब हम कॉमन लेते हैं उभयनिष्ठ लेते हैं तो ए भी डिवाइड कर देंगे ए बी से, तो यहाँ से ए की एक पावर कम हो जाएगी, ए की पावर 4 बचेगी और बी एक कम हो जाएगा तो बी
बचेगा ही नहीं। इसी तरह से इधर अगर हम देखेंगे, इसको कॉमन लेने को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे दूसरा वाला है ए बी की पावर 5 में से हमें ए बी कॉमन लेना है, यानी ए बी का डिवाइड करना है, तो ए कट जाएगा और बी की पावर 5 है, एक बी कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, बी की पावर 4। तो वही बी की पावर 4 इधर देखिए बचा हुआ है। तो कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, इसी तरह से आप कर लेंगे। ए बी कॉमन हो गया। अब यहाँ पर ए की पावर 4 है तो उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, तो ए की पावर 2 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों गुणा हो जाएगा तो 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसको हम तोड़ के लिख दे रहे हैं, ए की पावर 2 की पावर 2, इधर ऐसे बी की पावर 2 की पावर 2 लगा देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है इसीलिए हम इसको ऐसे तोड़ रहे हैं। हमारे पास ए की पावर 4 बी की पावर 4 का फॉर्मूला होता है, लेकिन हो सकता है याद ना हो, तो उसको आसानी से करने के लिए हम इसको 2 की पावर 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए की जगह ए स्क्वायर था ना, इसीलिए। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन इसमें फिर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है ये, गुणनखंड के सब गुणे में लिखे हुए हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 190, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों में जो चीज पूछा जाए, चौड़ाई पूछी जा रही है, पहले चौड़ाई ही मान लीजिए, माना चौड़ाई x मीटर, इतना लिख करके फिर अब आगे इसको समझिए। जैसे ये आयताकार मैदान है, इसमें लंबाई चौड़ाई होगी, तो 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, तो 190 मीटर अगर लंबा तार है तो यानी कि ये इसके चारों तरफ घिरा हुआ है, यानी ये चारों तरफ की माप यानी परिमाप कहलाती है, यानी कि हमें परिमाप दिया हुआ है 190 मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हमें चौड़ाई x मीटर हमने मान ली है, तो अगर प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो लंबाई कितनी होगी, तो चौड़ाई की 3/2 गुनी, गुनी का मतलब गुणा, यानी 3/2 गुणे x यानी 3x/2 मीटर लंबाई होगी। अब परिमाप दिया हुआ है 190 मीटर तार की लंबाई है, तो हम इसमें सूत्र लगा देंगे, जो कि आयत के परिमाप का एक सूत्र होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, वो यहाँ लगा देंगे, बराबर 190 की कर देंगे। तो लंबाई कितनी है 3/2x और चौड़ाई कितनी है x, तो हम उसको रख देंगे। मेरा ये उल्टा लिखा गया, लेकिन आप चाहे ऐसे जोड़े, चाहे मतलब दोनों, क्योंकि प्लस में है तो इधर उधर रख के जोड़ सकते हैं। मैंने लंबाई इधर लिख दिया है, चौड़ाई इधर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है सही है ये भी। x प्लस 3x/2 रख देंगे और 190 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर नीचे हर में, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, और इसको आप ना एलसीएम लेके कर पाए तो क्रॉस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से आप करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तब भी हो जाएगा। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, और इसको आपस में कर लेंगे तो 2 1 जा 2, तो 3 + 2 5x/2 बराबर 1। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो गुणा लगता है, आप ये जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो उसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5x = 190 आ जाएगा, x = 5 इधर मल्टीप्लाई में था तो 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 38 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 38 आ गई, यानी चौड़ाई कितनी हो गई x मीटर, यानी चौड़ाई 38 मीटर। अगर लंबाई भी ज्ञात करने को बोलता तो x का मान इसी में रख देते, लंबाई हमारे पास आ जाती 57 मीटर। 8x + 21/4 = 3x + 6 को हल कीजिए। इसको हल करना है, हल करने का मतलब ये x की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसके नीचे हर में कुछ नहीं था, सब में नीचे 1 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद वही मैंने बताया था, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसमें भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं एलसीएम लेना आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 1 जा 4 4 लिख लेंगे नीचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 21 आ जाएगा, = टू इसमें भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 6/1। अब उसके बाद इसमें भी जब ये सब आ गया तो इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर देंगे, तो 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x + 21, 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x
प्लस 24 आ जाएगा। x वालों को एक तरफ कर लेंगे, रिशफल करने के लिए x वाले एक तरफ कर लेंगे और जो अंक है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो 12 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, ये देखिए माइनस में लिख दिया। 21 इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 32x में से 12x माइनस करेंगे तो 20x बचेगा, 24 में से 21 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। x इधर 20 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3/20, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगर आपको अपने उत्तर की जांच करनी है, x का मान इसमें रख करके देख लीजिए, LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, यानी इसमें हमें हल करने का मतलब है x और y की वैल्यू निकालनी है। दो वेरिएबल्स हैं इसमें x और y, तो इसका कुछ नियम होते हैं इनको हल करने के, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा समीकरण ये दिया हुआ है। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल का हमें चाहे x का ले लेते हैं और चाहे y का गुणांक बराबर करते हैं। गुणांक जो गुणे में अंक है उसी को गुणांक बोलते हैं। यहाँ x का गुणांक है 1, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और यहाँ पे x का गुणांक है 2, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है कि दोनों का गुणांक एक जैसा आ जाए। तो इसके लिए हम x का गुणांक जान ही रहे हैं 1, 2 है, तो इसमें हम 1 और 2 का, जैसे विधि यही कहती है, जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यहाँ इसका गुणांक जो होगा उन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल सा है। अगर आप देखोगे 1 और 2, तो 1 और 2 में इनका एलसीएम 2 ही आएगा, तो हम सिंपल सा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई वो नहीं है। तो पहले समीकरण को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए दोनों समीकरण में x का गुणांक 2 करने के लिए पहले समीकरण में 2 से और दूसरे समीकरण में, क्योंकि 2 पहले से ही है तो हम 1 से मान लेते हैं, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो देखिए पूरे समीकरण में गुणा होगा, केवल इसमें नहीं, पूरे इक्वेशन में गुणा होगा। तो 2x, देखो गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 2 4y प्लस 2 7 40 इज इक्वल टू 2 7 14। इसी तरह इसमें करेंगे तो वही आएगा 1 से गुणा करने पर। तो हमारी जो दूसरी समीकरण बनेगी, तीसरी और चौथी, वो 3 और 4 कहलाएगी, क्योंकि ये हमने गुणा कर लिया तो ये समीकरण चेंज हो जाएगी, 3 और 4 कहलाएगी। जो 2 समीकरण बची है, समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे। अब इसको घटाते हैं, जोड़ते हैं, ये इसको समझिए कैसे हम लोग जानते हैं कि जोड़ना है कि घटाना है। जब जिस वेरिएबल के गुणांकों को हमने बराबर किया है, यदि उनकी आगे दोनों समीकरण में सेम साइन है तो समीकरण को हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल हटाने के लिए हमें समीकरण को घटाना पड़ेगा। जैसे हम 2 समीकरण देखते, तीसरी और चौथी, तो इसमें 2 ये भी प्लस में है, x इधर वाला भी x का गुणांक प्लस में ही था, तो हम यहाँ पर इसीलिए घटा रहे हैं। और अगर अपोजिट साइन में होंगे, जैसे ये 2x प्लस में होता, ये माइनस में होता, तो वहां पर हम जोड़ देते। इसके विपरीत साइन होता है तो जोड़ देंगे। और फिर जब हम घटाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस जो नीचे वाले जो समीकरण है इसके साइन बदल जाएंगे, क्योंकि घटाने पे साइन बदल जाते हैं। 3 में से 4 घटाएंगे अगर, तो हमने बताया था ना प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका माइनस, ये भी माइनस में। और अब ये भी ध्यान रखेंगे कि जब हम घटा रहे हैं, प्लस में से माइनस घटा रहे हैं, तो जिसका साइन बड़ा होगा वही साइन लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, साइन रूल ही चलेगा। इस वाले को साइन को अब हम भूल जाएंगे, ये अब नहीं काम करेगा, अब नीचे वाला साइन काम करेगा। तो पहले घटाएंगे प्लस माइनस और साइन वही लगाएंगे जिसका अंक बड़ा होगा, जिसकी डिजिट बड़ी होगी। तो यहाँ से 2x तो कट जाएगा, यानी 0 बचेगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ 4y में से 1y घटाएंगे तो 3y बचेगा, क्योंकि 4 का साइन बड़ा है इसीलिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। इधर 14 में से 5 घटाएंगे, 9 आएगा, चूंकि 14 बड़ा है और इसके आगे प्लस है तो प्लस रहेगा। अब y इज इक्वल टू 9/3, यानी y का मान 3 आ गया। अब यही y का मान किसी भी समीकरण में, चाहे आप 3 में रखते, चाहे आप 4 में रखते, और या तो आप 1 में रख दें, 2 में रख दें, किसी में भी y का मान अगर हम रख देंगे तो हमें x का मान मिलेगा। देखिए यहाँ y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये समीकरण 1 था, इसमें मान रखेंगे x प्लस y 2 इंटू 3 हो जाएगा। y की जगह 2 इंटू 3 बराबर 7, x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, x बराबर 1, यानी x का मान 1 होगा, y का मान 3 होगा। तो इस तरह के जब भी समीकरण आए, इन थोड़े से कुछ रूल्स हैं, इनको आप अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आते, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से इस पर एक टॉपिक में समझा दूंगी, तो आप समझ जाएंगे। 1 2 3 क्वेश्चन का अगर हम एक सेशन ले लेंगे तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे। इन समीकरणों को सॉल्व करना कुछ नहीं है, बहुत आसानी से ये समीकरण सॉल्व हो जाते हैं।
एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो प्रश्न को पढ़ने से ही हमें ये पता चल रहा है कि हमें हौज में पानी का आयतन ज्ञात करना है। अब वो लीटर में है किसमें, वो बाद की बात है। तो पहले हम देख लेते हैं जो जो चीजें दी हुई हैं उनको एज इट इज लिख लेंगे। जैसे आयताकार पेंदे का माप दिया है 5 मीटर गुणे 2 मीटर, 5 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है। कुछ भी लंबाई चौड़ाई आपस में बदल सकती है, मान सकते हैं कुछ भी। और पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ा है, 1.5 मीटर ऊंचाई तक बढ़ा है। तो अगर हम पानी का आयतन, भाई लीटर का मतलब ही आयतन ज्ञात करना है, कितने लीटर पानी भरा हुआ है, तो इसके लिए हम पानी के आयतन का सूत्र, अच्छा हौज जो है आयताकार है तो उसमें वही घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर और पानी की ऊंचाई आपने देखा ही है 1.5 मीटर है। तो यहाँ लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो 5 2 10 पहले मल्टीप्लाई कर लिया 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। 15 1 15, एक अंक के बाद 15 10 150 और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये 15 आ जाएगा 150 की जगह घन। लेकिन ये जो हमारा उत्तर आएगा, क्योंकि तीनों जो इकाइयां थी, यूनिट्स जो थी वो मीटर में थी, तो 3 बार मीटर का गुणा करेंगे तो घन मीटर में आएगा या मीटर क्यूब में आएगा जो भी उत्तर आएगा। लेकिन हमसे पूछा है लीटर में, तो अब हमें मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है। उसके लिए आपके पास सूत्र है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर के होता है। इसमें लगा देंगे 15 घन मीटर बराबर हो जाएगा 15 गुणे 1000 यानी 15,000 लीटर। और यही हमारे पानी का आयतन होगा, या हम ये कह सकते हैं कि हौज में इतने लीटर पानी भरा है। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज आप जान रहे हैं कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और ये भी ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, तो प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। हर कोण का मान जो होगा, 3 कोण है, तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज है जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि इसका परिमाप दे रखा है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं तो आपस में समबाहु हैं तो बराबर ही होंगी, तो हम मान लेते हैं कि भुजा की जो नाप है वो x सेंटीमीटर है, तो परिमाप 12 है तो बराबर x प्लस x, तीनों भुजाएं x होंगी, जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 12/3 यानी x का मान जो आएगा वो 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी भुजा की जो नाप है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। सूत्र के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो √3/4 भुजा है 4 सेंटीमीटर, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4 गुणे 4, 1 4 से 1 4, 4 1 जा 4 कट जाएगा। बचा क्या, √3 इंटू 4। आप चाहें तो ये भी उत्तर में लिख सकते हैं कि 4√3, क्योंकि 3√4 ऐसे नहीं, रूट की जो वैल्यू है वो बाद में ही लिखी जाती है, तो 4√3 भी लिख सकते हैं, जो है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हमें √3 की वैल्यू पता है, और पता होनी भी चाहिए कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, अगर इसी जगह और एक एक्स्ट्रा भी √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ये ध्यान रखेंगे। √2 की वैल्यू 1.414 होती है और √3 की 1.732, तो 4 इंटू 7.732 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.928 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो जैसे बत्तियों वाला प्रश्न आ जाए, घंटियों वाला प्रश्न आ जाए कि इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, फिर वे एक साथ कब बजेंगी, तो इन सब तरह के प्रश्नों में हमें लासा लेना है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि केवल हम लोग को लासा लेके ही काम करना है। तो 78, 48, 72 और 108 का हम लासा निकालेंगे। लासा 2 विधि, वही अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है। तो जो भाग विधि होती है वो सरल विधि होती है, इससे बड़ी से बड़ी संख्याओं का लासा आसानी से निकल जाता है। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं लासा निकालने की जो 2 विधियां हैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी एक अलग से वीडियो में। इसमें हम देखेंगे तो अभाज्य, इसमें जो भाग करते हैं हम संख्याओं का, वो अभाज्य संख्याओं से ही भाग करते हैं। जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। तो देखेंगे पहले इसमें कोई भी संख्या 2 से कट रही है, हाँ 2 से कट रही है, तो हम पहले 2 का ही टेबल पढ़ेंगे।
तो 2 का हम टेबल पढ़ेंगे, इसको कट करेंगे तो 24 बार में। तो इस तरह से इसको करते चलेंगे। इसको ऐसे 2 का टेबल पढ़ा, 24 आया, ये 36 बार में कटेगा और ये 54 बार में। फिर 2 से कटेगा तो फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 12 और ये 18, ये 27 आ गया। अब फिर देखेंगे, देखिए 12 भी और 18 भी दोनों ही 2 से कटेंगे, तो फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 20। अच्छा, ये 27 अब 2 से नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज उतार देंगे, इसको जबरदस्ती हम लोग काटने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखेंगे फिर ये 2 से, जब तक एक संख्या भी उस अंक से कटती होगी तब तक उसका हम लोग टेबल पढ़ते रहेंगे। अब देखिए 6 है, ये भी 2 से कटेगा तो फिर 2 लिखेंगे, 2 3 6, 2 9 9 नहीं कटेगा, 9 एज इट इज लिखा जाएगा, 27 एज इट इज। अब देखेंगे तो ये जो आया है ये अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम 3 से कटेगा तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27। फिर ये 3 से कटेगा, तो अब जहाँ 1 आ गया है उसको अब हम लोग नहीं छेड़ेंगे, 1 आ गया वो खत्म हो गया समझिए। फिर 3 है, 1 को एज इट इज उतार देंगे, 3 1 3, 3 3 9। फिर ये 1 1 है, फिर 3 से कटेगा तो 3 1 3, 3 1 3 1। तो हम इस चीज को देख पाएंगे कि लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए। जैसे ही 1 1 1 आ जाता है हम रुक जाएंगे और फिर यहाँ पे जितनी भी नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखेंगे 1 2 3 4, यानी 4 बार 2 है तो 4 बार 2 का गुणा, उसी के गुणे में 3 बार 3 है तो 3 बार 3 का गुणा। फिर इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा एलसीएम होगा। आएगा एलसीएम 432, सेकंड में है तो सेकंड में ही आएगा, क्योंकि सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया है वो घंटे में है। देखेंगे आप 8:20 है, तो हम इसको मिनट में पहले चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 7.2 मिनट आएगा। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे घंटे और मिनट में अलग अलग, मिनट और सेकंड में अलग अलग, तो 60 मिनट और 12 सेकंड आएंगे। इसको करने का, जैसे 7 मिनट तो अलग हो ही गया, 0.2 मिनट है, फिर इनको आप 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लीजिए 0.2 को, तो 12 सेकंड आ जाएगा। 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। यानी कि अब उसमें जोड़ देंगे जो 8:20 है, इसमें ये 7 मिनट 12 सेकंड को हम जोड़ देंगे। तो पहले 8:20 पे बदली थी, अब 8:20 प्लस 7 मिनट और 12 सेकंड उसमें और जोड़ देंगे, तो 8:27 हो जाएगा और 12 सेकंड पर वो फिर बदलेंगी एक साथ। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है 4 पहियों की परिधियों क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। अब पहले हम परिधि को समझते हैं। परिधि का मतलब से ये गोला है, इसके चारों ओर की जो माप होती है यही परिधि कहलाती है, किसी भी गोले या वृत्त की परिधि। तो इसमें सिंपल सा है कि कितनी दूरी चलने के लिए चारों पहिए चले जितने वो पूरे चक्कर लगा लेंगे। जैसे अभी हम 100 सेंटीमीटर 90 है तो अभी हम 90 लेके चले, तो 90 पे ये मान लीजिए ये तो 50 40 एक चक्कर लगाएगा और थोड़ा सा और लगाएगा, ये उससे कम लगाएगा। तो ऐसा हो जिसमें ये राउंड ऑफ में चक्कर लगाए, मतलब 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर इस तरह। तो इसमें सीधा सा फंडा है इसका कि हमें इसमें एलसीएम निकालना है, इसका लासा निकालना है। सिंपल सा है, 50 60 90 और 100 का लासा निकालना है। पहले मैं बता चुकी हूँ, अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे। तो 2 से पहले करते, 2 से सभी कट जाएंगे, तो 2 से इनका भाग कर लेंगे। यहाँ 25 आएगा, यहाँ 30 बार में, यहाँ 45 बार में, यहाँ 50 बार में। फिर ये 2 से कटेंगे, क्योंकि 30 और 50 तो कटेंगे, 25 और 45 भले नहीं कटेंगे। फिर 2 से करेंगे, जब 2 से फिर करेंगे तो 25 का 25 एज इट इज उतार देंगे, ये 15 हो गया, ये 45 हो गया और ये 25 हो जाएगा। अब ये इसमें से कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, तो देखेंगे 3 से कट रही है, यहाँ 3 से 15 भी कट रही है, 45 भी कट रही है, 3 से ले जाएंगे। 3 से कट करेंगे, 25 नहीं कटेगी, 3 5 15 और 15 बार में ये चला जाएगा, 25 बार में 25 एज इट इज उतर जाएगा। फिर अब देखेंगे इसमें फिर ये 3 से कटेगी, तो फिर 3 बार में एक भी संख्या अगर किसी चीज से अंक से कटेगी तो उस अंक से हम दोबारा भाग करेंगे। 25 5 3 5 15 और ये 25 एज इट इज उतर जाए। अब देखेंगे तो अब ये 5 से ही कटेगा, तो फिर 5 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, फिर 5 का पढ़ेंगे, आखिरी में 1 1 1 1 आ जाएगा और लास्ट में जो ये 1 आ जाता है यहीं पर हमारा एलसीएम खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर जितने भी अंक हमको मिलते हैं इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे 2 बार 2 है तो 2 का हो गया, 3 बार 2 भी 3 बार है, 3 भी 2 बार है तो 3 का भी 2 बार और 5 बार 2 का भी 5 का भी 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि 900 सेंटीमीटर अगर
दूरी चल लेंगे सभी पहिए तो ये लोग पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। इसको हम लोग 900 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो आप 9 मीटर भी लिख सकते हैं। तो सभी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको आप मीटर में भी बदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है। एक इक्वेशन दे रखी है हमको, इसको इक्वेशन क्या मतलब एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सरल करना है। तो इसमें हम बॉडमैस के रूल से इसको हल करेंगे। बॉडमैस का रूल कहता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ए डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हम अगर सभी चीजें एक साथ आ जाती हैं किसी भी क्वेश्चन में तो हम इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ब्रैकेट में भी पहले छोटा वाला ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो 72 इज डिवाइडेड बाय 38 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 60 डिवाइड बाय 4 था, तो इसको हम लोग डिवाइड में अपॉन में करके लिख लिया बटे में। तो 60 बाई 4 इंटू 5। अब इसको चाहे तो यही आप डिवाइड कर सकते हैं 60 को 4 से, क्योंकि पहले हमें छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है तो इसी को हम लेंगे। फिर इसमें जो डिवीजन है पहले डिवीजन को लेंगे, तो 60 डिवाइड बाय 4 15 आ जाएगा। तो बस इसकी जगह ये लिख देंगे, बाकी एज इट इज उतारते रहेंगे। जो ऑपरेशन करेंगे उसी को हल करेंगे केवल। 72 डिवाइड बाय 38 ये पूरा एज इट इज, 60 बाई 4 की जगह हम 15 लिख देंगे इंटू 5। अब फिर किसको हल करना है, इंटू को, मल्टीप्लाई को हल करेंगे। और क्योंकि हमें सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट हल करना है इसीलिए हम लोग पहले इसी को उठा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज लिखा जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे साइन रूल लगेगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस करते माइनस है और साइन उसका लगाएंगे जो बड़ा होगा। तो 75 में से 31 घटाएंगे और उसके बाद 75 बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा ब्रैकेट के अंदर। और अब आपको ये भी मैंने बताया कि जब ब्रैकेट ओपन होता है, ये सब एज इट इज लिखा हुआ है, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो क्योंकि माइनस माइनस है तो ये जब इंटू ब्रैकेट के बाहर आएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है बन करके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ किसी तरह का ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ केवल इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा 44, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 44 हमने लिख दिया। इस चीज को समझना जरूरी है कि माइनस 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 अगर ब्रैकेट से बाहर आ गया और बाहर माइनस है तो दोनों मिलकर के प्लस का साइन बनाएंगे, दो माइनस मिलके प्लस होते हैं। फिर है 72 इज डिवाइड बाय 38 माइनस, इसको जो ऐड कर लेंगे ये वाला मिडिल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और 74 आएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस माइनस होगा माइनस और 74 बड़ा है तो साइन लगेगा माइनस का, तो इसको माइनस करेंगे तो 36 आएगा, माइनस का 36। अब जब बिग ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर प्लस ही था, जहां कोई साइन नहीं होता वहां हम प्लस का साइन एज्यूम करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 72 इज डिवाइडेड बाय माइनस का 36 आएगा, और जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 36 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार में आएगा ये। इस नेक्स्ट क्वेश्चन था 15। तो ये जो इसमें क्वेश्चन था ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है या कोई मिस्टेक है इसमें, क्योंकि या तो यहाँ छोटी से छोटी होनी चाहिए थी और या तो यहाँ जिससे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसको हम क्वेश्चन है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया पहले जो चीज आपको ज्ञात करने के लिए कहे पहले उसी को x मान लीजिए। तो यहाँ जैसे मैंने मान लिया राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो अगर हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो रमेश की जो वर्तमान आयु है अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो रमेश की जो वर्तमान आयु होगी वो इसकी पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, यानी 4x वर्ष होगी। ठीक है, तो इसमें वर्तमान रमेश की वर्तमान आयु पूछी गई है, लेकिन हम लोग मानेंगे राहुल की आयु, क्योंकि हमें रमेश की आयु राहुल की आयु से ही निकालनी है। अगर मान लीजिए हम रमेश की मान लेते तो फिर हमें राहुल की आयु में उसका डिवाइड करना पड़ता, मतलब वो उसकी चौथाई हो जाती। इस चीज को आप समझिए। अगर हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो हम राहुल की आयु मान लेते हैं और रमेश की आयु अपने आप 4 गुना हो जाएगी, तो रमेश की वर्तमान आयु 4x वर्ष हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष पूर्व हम पहले दोनों की आयु निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व 5
वर्ष कम हो जाएंगे दोनों में, 5 कम कर दीजिए, 4x - 5 रमेश की हो जाएगी और राहुल की हो जाएगी x - 5। और 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में रिलेशन क्या था कि रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, यानी रमेश की आयु बराबर राहुल की आयु गुणे 9, इसकी 9 गुना थी। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x - 45 आ जाएगा। तो अब हम लोगों को रिशफलिंग कर लेनी है, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, अंक एक तरफ कर लेते हैं। तो 45 इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, 4x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो 5x इधर 45 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे तो 5 8 = 40, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब हम x का मान रख देंगे, रमेश की आयु निकालनी है, रमेश की वर्तमान आयु में यानी 4x से इसमें x का मान रखेंगे तो 4 × 8 यानी 32 वर्ष आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाएं। बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, एक तरफ मान लिख देना है, बीच में लाइन खींच के एक तरफ बारंबारता। बारंबारता का मतलब है कितनी बार आया है, रिपीटेशन जो हुआ है। तो हम पहले एक तरफ मान लिख देते हैं, आंकड़े लिख देते हैं, जैसे 12 नंबर कितने लोगों के आए, तो 12 13 14 15 16, ये 5 मान ही है इसमें। अब हम इसमें 12 देख लेते हैं कितनी बार आया है, तो 1 2 2 बार आया है तो 2। 13 देख लेते हैं कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 लिख देंगे। 14 देख लेंगे कितनी बार आया है, तो 1 बार। 15 3 बार आया है, 16 भी 3 बार आया है। तो इसमें इसको चेक करने का, जैसे कभी कभी हो सकता है एक अंक छूट जाए, नहीं तो इसको चेक करने का तरीका यही, इसको जोड़ लीजिए, 2 2 4 1 5 3 8 3 11 11 आ रहा है, और यहाँ पे आंकड़ों की संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारा उत्तर सही है। इसमें भी एक और चीज होती है टैली चिन्ह, तो इसमें टैली चिन्ह बनाने को नहीं कहा है, केवल बारंबारता सारणी बनाने को कहा है। तो आप बारंबारता सारणी केवल बनाइए। जब कभी टैली चिन्ह बनाने को कहे तो टैली चिन्ह में आप ध्यान रखिए कि ऐसी लाइनें खींची जाती हैं, 1 2 3 4, और 5वीं लाइन ऐसे होती है, यानी 5 अंक के लिए टैली चिन्ह ऐसे बनता है। और जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का टैली चिन्ह 1 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 का ऐसे हो जाएगा, 6 है 6 का टैली चिन्ह बनाना है तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये 6 का टैली चिन्ह हो जाएगा। लेकिन नहीं पूछा गया तो हम केवल बारंबारता सारणी बना देंगे। निम्नांकित त्रिभुज में चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा QR बराबर 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे 2 त्रिभुज हैं, समरूप हैं, ठीक है। समरूप का ये साइन होता है, इसको समरूप का साइन कहते हैं। सर्वांगसम का अगर आप साइन देखेंगे तो सर्वांगसम का जो साइन होता है वो ये होता है, लेकिन यहाँ समरूप कहा गया है तो हम समरूप का लाए। अच्छा, समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि उनकी जो भुजाएं, कोण तो बराबर होते हैं लेकिन जो भुजाएं होती हैं वो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं समरूप त्रिभुज की। ये आप देख भी रहे हैं, मैंने रेड पेन से लिखा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। इनका जो अनुपात होगा वही इनका, वो नहीं इनका। यहाँ मैंने लिखा भी है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। मतलब लाइन से ही रखेंगे, ABC है तो लाइन से ही चलेगा, समानुपाती होंगी। ये नहीं कि AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा BC अपॉन PR के, नहीं, जो भुजा इसकी लेंगे वही भुजा इसकी लेंगे, ध्यान देंगे इस चीज पे। तो अब हम किसी भी दो उनको बराबर कर लेंगे, ठीक है, मान रख करके। तो यहाँ देखिए पहले मान रख दिया, AB का मान रख दिया है, BC का रख दिया है, QR का रख दिया है और AC का मान रख दिया है हमने। अब फिर जैसे इन दोनों को हम पहले लेके बराबर कर लेंगे एक इक्वेशन बना के। तो प्रथम दो मान को लेंगे तो 2 अपॉन PQ इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 3PQ हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 3PQ बराबर 3, यानी PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, अंतिम दो मान को, तो इनको बराबर करेंगे तो ये देखिए 3 अपॉन 1.5 बराबर 2.8 अपॉन PR आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा, 3PR है, PR 3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, यानी PR की जो वैल्यू होगी 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा जो है ये
त्रिभुज का हो गया। इसमें सर्वांगसम भी आता है, समरूप भी आता है। सर्वांगसम का मैंने आपको ये बता दिया। सर्वांगसम में क्या होता है कि उनके कोण भी बराबर होते हैं, भुजाएं भी बराबर होती है। और समरूप में क्या होता है, कोण तो बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब इन प्रश्नों से रिलेटेड जैसे आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश ट्राई करूंगी इसके लिए। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।